नमस्कार दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन के पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले जो स्टैंडर्ड डेविएशन की फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में, इसके संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की थी और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन के पार्ट 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन की जो मैथमेटिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ जो अपकिरण के विभिन्न जो दूसरे माप हैं उनके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रिलेशन है उसके संबंध में भी हम जानेंगे। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या मेरिट हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, उनके संबंध में चर्चा करेंगे और इसके अतिरिक्त स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में क्या डिफरेंस है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो मैथमेटिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके संबंध में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है कि सामूहिक प्रमाप विचलन ज्ञात किया जा सकता है, कि प्रमाप विचलन के अंतर्गत इसकी जो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि हम जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेट हम इसमें कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने अर्थमेटिक मीन के अंतर्गत कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक उसी प्रकार से हम स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए दो ग्रुप है, उसमें दो ग्रुप का हमें कंबाइंड ज्ञात करना है और डॉट 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 एन तक, अर्थात इसमें ग्रुप की संख्या है वो एन तक हो सकती है। N1 जो फर्स्ट ग्रुप है उस फर्स्ट ग्रुप में पदों की संख्या कितनी है, फर्स्ट ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर करेंगे, D1 स्क्वायर, अर्थात जो फर्स्ट जो ग्रुप है उसका अर्थमेटिक मीन और जो दोनों ग्रुप का जो कंबाइंड जो अर्थमेटिक मीन है उसका जो डिफरेंस है उसका हम स्क्वायर करेंगे और प्लस इसी प्रकार से जो सेकंड जो ग्रुप है उसमें पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, और जो सेकंड जो ग्रुप है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे प्लस D2 का स्क्वायर, अर्थात जो सेकंड जो ग्रुप है उसका जो अर्थमेटिक मीन है और उसमें हम घटाएंगे किसको, जो कंबाइंड जो मीन है उसको घटाने के पश्चात जो हमें मिलेगा उसका जो स्क्वायर है वो D2 स्क्वायर कहलाता है। और N1 और N2 जो दोनों ग्रुप के अंदर पदों की संख्या है उनका हम योग लगाएंगे। यहाँ डॉट 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 लगा करके जो छोड़ दिया गया है इसका तात्पर्य ये कि ग्रुप की संख्या वो 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 4 5 तक हो सकती है। तो उन सभी का हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें ये मूल्य इन सभी के जो वैल्यूज है हमें अगर मिल जाती है तो। इनको सभी को N1 और N2 को सभी को हम डिफाइन कर देते हैं एक बार इसमें। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 डॉट डॉट एन, अर्थात जो विभिन्न जो ग्रुप है, डिफरेंट जो ग्रुप है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हम कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा उसको इंडिकेट करता है। और इसके बाद में जो N1 और जो N2 है जो दोनों में यहाँ पर हमने लिखा है इसमें N1 N2 है, ये N1 N2 है प्रत्येक समूह के पदों की संख्या है, अर्थात जो भी ग्रुप दिया गया है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स है उनकी संख्या है उसको इंडिकेट करते हैं ये। और इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 जो कि दोनों जो ग्रुप है उन दोनों ग्रुप के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको इंडिकेट यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद में इसमें दिया है D1 और D2, तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया था कि प्रत्येक समूह के समांतर माध्य एवं सामूहिक समांतर माध्य का अंतर होता है कि ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट का आपने अर्थमेटिक मीन ज्ञात किया है, उसमें से घटाएंगे किसको, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, अर्थात दोनों ग्रुप का जो सामूहिक समांतर माध्य आपने कैलकुलेट किया उसको घटाएंगे और घटाने पर D1 आपको मिलेगा। और यहाँ पर D1 का स्क्वायर लिखा है, अर्थात उस डिफरेंस को हम स्क्वायर कर देंगे तो D1 का स्क्वायर में मिल जाएगा। तो D1 D2 कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि D1 इक्वल टू x बार 1, अर्थात जो फर्स्ट ग्रुप है उसका अर्थमेटिक मीन और उसमें से x बार 1 2, यानी जो यदि दो ग्रुप है तो दोनों का कंबाइंड जो मीन हमने कैलकुलेट किया उसको हम घटाएंगे तो हमें D1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से D2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड ग्रुप है उसके अर्थमेटिक मीन में हम किसको घटाएंगे, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, अर्थात दोनों ग्रुप का जो अर्थमेटिक मीन जो हमने कंबाइंड कैलकुलेट किया है उसको हम घटाएंगे तो हमें D2 हमें मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से इन सभी की वैल्यू हमें जब मिल जाती है तो हम कंबाइंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसकी जो फर्स्ट मैथमेटिकल जो प्रॉपर्टी है कि आपके पास अगर इनकी वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम कंबाइंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देख लीजिए इसमें कि क्रमानुसार प्राकृतिक संख्याओं का प्रभावचलन ज्ञात किया जा सकता है। क्रमानुसार प्राकृतिक संख्याओं का, जैसे कि यदि हमें कहा जाए कि 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनका प्रभावचलन ज्ञात कीजिए, तो वो क्रमानुसार प्राकृतिक संख्याओं का प्रभावचलन होगा। तो कंटिन्यूटी के अंदर वो संख्या दी गई हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दी गई है, तो हम 10 संख्याओं का हम प्रभावचलन ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू होल के अंदर जो दिया गया n स्क्वायर माइनस 1। n स्क्वायर अर्थात पदों की संख्या कितनी है। मान लीजिए 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं तो n का वैल्यू कितनी होगी, 10 हो जाएगी। और इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 12 n जो कि 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 1, तो 100 में से 1 लेस कर देंगे तो 99 मिलेगा। और 99 को 12 से डिवाइड करके और उसका हम वर्गमूल यदि हम ज्ञात कर लेते हैं तो वो प्राकृतिक संख्याओं का प्रभावचलन हमें मिल जाएगा। वो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से हम स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कि आप क्रमानुसार प्राकृतिक संख्याओं का प्रभावचलन भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। जैसे कि हमने अर्थमेटिक मीन का जो क्लास हुई थी उसमें हमने इसको पर विस्तार से चर्चा भी की थी कि अगर हम समांतर माध्य से डेविएशन करते हैं, कोई डेटा सीरीज दी गई है और उसका हमने अर्थमेटिक मीन ज्ञात किया, तो उसका यदि सभी पद मूल्यों से डेविएशन करेंगे और उनका फिर विचलनों का योग करते हैं तो वो हमें शून्य मिलता है। ये केवल अर्थमेटिक मीन में ही होता है, मीडियन या मोड में ऐसा नहीं होता है। अर्थात केवल अर्थमेटिक मीन में ऐसा होता है। और विचलनों के अगर जो विचलन हमने कैलकुलेट किए हैं उनका यदि वर्ग कर दें और वर्गों का योग करें तो वो जो योग हमें जो हमें मिलेगा वह योग भी अन्य किसी दूसरे अगर माध्य से डेविएशन करने पर अगर वर्ग करें और योग करें तो उनकी तुलना में समांतर माध्य से लिए गए विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। कि एक डेटा सीरीज दी गई है, आपने उसका अर्थमेटिक मीन ज्ञात किया, आपने उसका मीडियन कैलकुलेट किया है, आपने उसका मोड अर्थात बहुलक कैलकुलेट किया है। उसके बाद में यदि आप तीनों से डेविएशन करते हैं तो तीनों से डेविएशन करेंगे तो अर्थमेटिक मीन का जो डेविएशन का जो योग है वो हमें 0 मिलता है, जबकि अन्य का योग 0 हमें नहीं मिलता है। इसी प्रकार से यदि उन सभी डेविएशन का हम स्क्वायर करके और योग लगाएं तो केवल समांतर माध्य का जो डेविएशन करके हमने स्क्वायर करके योग लगाया है वो मिनिमम होता है और कंपेयर टू मीडियन और मोड। तो ये इसका भी एक विशेषता जो होती है वो हम जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको भी पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि किसी समंक श्रेणी के प्रत्येक पद मूल्य में एक स्थिरांक जोड़ने या घटाने, स्थिरांक या कोई कांस्टेंट वेरिएबल है उसको हम जोड़ देते हैं या घटा देते हैं प्रत्येक पद मूल्य में, एक डेटा सीरीज के प्रत्येक पद मूल्य में कोई स्थिरांक जोड़ दिया या घटा दिया। जैसे मान लीजिए कि आप प्रत्येक पद मूल्य में 3 को ऐड कर देते हैं या 3 को घटा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात वो अप्रभावित रहता है। इसको कहा जाता है ओरिजिन या मूल में परिवर्तन का प्रभाव। तो मूल में परिवर्तन के प्रभाव से क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन प्रभावित नहीं होता है, जबकि अगर स्केल में हम चेंज कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रभावित हो जाता है। अर्थात कोई स्थिरांक का हम मल्टीप्लाई करते हैं स्थिरांक से या फिर उसका भाग लगा दें प्रत्येक पद मूल्य में, तो वो उसी के अनुरूप स्टैंडर्ड डेविएशन प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया कि जोड़ने या घटाने, ओरिजिन का अर्थात मूल से प्रमाप विचलन अप्रभावित रहता है। ओरिजिन का तात्पर्य है कि कोई स्थिरांक जोड़ना या घटाना वो ओरिजिन कहलाता है, और स्थिरांक से गुणा करना और भाग लगाना वो स्केल कहलाता है, अर्थात पैमाने में परिवर्तन से तो प्रमाप विचलन प्रभावित होता है। तो यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है। पर जो अर्थमेटिक मीन होता है वह ओरिजिन और स्केल दोनों से इफेक्टेड होता है और उसी के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो ओरिजिन से अर्थात मूल से प्रभावित नहीं होता है, केवल स्केल से ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट
पद सीमाओं का निर्धारण, अर्थात हम अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ में लेते हुए एक के डेटा जो सीरीज़ दी गई है उसकी हम सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं कि इस सीमा के अंतर्गत उस डेटा सीरीज़ के कितने पद मूल्य शामिल होंगे। देख लीजिए कैसे कि यदि एक समग्र श्रेणी है जो कि नॉर्मल दी गई है पर सामान्य है, तो उसके सभी पद मूल्य अगर समांतर माध्य एवं परमाप विचलन के द्वारा निर्धारित सीमाओं में होते हैं, उसके जितने भी पद मूल्य होते हैं वो जो समांतर माध्य और परमाप विचलन का हम यूज़ में लेते हुए जो सीमा हम निर्धारित करेंगे उस सीमा के अंतर्गत ही सभी पद मूल्य शामिल होते हैं। इसको एक टेबल से इसको समझ लीजिए कि यदि हम अर्थमेटिक मीन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन घटा दें, अर्थात 1 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, तो हमें उस डेटा सीरीज़ की एक न्यूनतम सीमा हमें प्राप्त हो जाती है, और अगर ऐड कर देते हैं उसमें ऐड कर देते हैं तो अधिकतम सीमा हमें प्राप्त हो जाती है। और उन दोनों सीमाओं के बीच में जो उस डेटा सीरीज़ के पद मूल्य होते हैं वो 68.27% उसके अंदर होते हैं। और यदि हम अर्थमेटिक मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें और 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, तो हमें दो सीमाएं जो मिलेगी उन दोनों सीमाओं के अंतर्गत उस डेटा सीरीज़ के जो पद मूल्य वो 95.45% होंगे। इसी प्रकार से यदि अर्थमेटिक मीन में अगर 3 से स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करके घटा दें और 3 से मल्टीप्लाई करके अगर हम अर्थमेटिक मीन में जोड़ दें, तो जो दो हमें सीमाएं मिलेगी उन सीमाओं के अंतर्गत उस डेटा सीरीज़ के 99.73% जो पद मूल्य है वो शामिल हो जाते हैं, उसके अंदर हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक बार पूछा जाता है सीमाओं के संदर्भ में कि 1 से मल्टीप्लाई करके या 2 से मल्टीप्लाई करके या 3 से मल्टीप्लाई करके कितने प्रतिशत हमें वो पद मूल्य वो प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है और उससे हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना हो, तो वो भी हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। किस प्रकार से, देख लीजिए इसमें कि अशुद्ध परमाप विचलन अर्थात इनकरेक्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन से करेक्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना। यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने इसका दिया है कि करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात सही परमाप विचलन ज्ञात करना है हमें। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि जो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, अर्थात सही सिग्मा एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे और इस सही सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करके और उसमें पदों की संख्या का भाग लगा देंगे और उसमें से घटाएंगे करेक्ट अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर, अर्थात जो समांतर जो माध्य जो सही समांतर माध्य है हमने जो कैलकुलेट किया है उसका स्क्वायर करके उसको घटा दें और फिर इसका हम क्या है कि वर्गमूल अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज जो फॉर्मूलाज में जो रखी गई है, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर ज्ञात करना होगा हमें और करेक्ट अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना होगा। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर ज्ञात करना होगा और उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन, अर्थात उसमें पदों की संख्या कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या इसको आप वेरिएंस भी बोल सकते हैं, प्लस अर्थमेटिक मीन और का होल स्क्वायर। तो ये सभी इनकी वैल्यू रख करके हम क्या इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे और जब हमें इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा तो हम करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर है उसमें से हम घटा देंगे रॉन्ग आइटम, जो गलत पद मूल्य है जो हमने लिया है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने 10 के स्थान पर 7 लिया है तो 7 को हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और करेक्ट उसमें जो 10 है तो उसको 10 को स्क्वायर करेंगे, तो जो सही वाला ऐड कर देंगे और गलत वाला इसमें घटा देंगे तो हमें करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे और करेक्ट अर्थमेटिक मीन है जो कैलकुलेट करना है वो हमने जो अर्थमेटिक मीन का जो क्लास हुई थी उसमें भी हमने विस्तार से इसके बारे में बताया था कि करेक्ट अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ से ये फॉर्मूला भी यहाँ पे देख सकते हैं, अथवा उसका जो अर्थमेटिक मीन का जो पार्ट सेकंड का जो वीडियो है वो भी आप इसमें देख सकते हैं, जहाँ से आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी की जो वैल्यू रख करके करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसकी 6 महत्वपूर्ण जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ थी स्टैंडर्ड डेविएशन की। इसके पश्चात हम इसके जो मेरिट और डीमेरिट्स कौन कौन से हैं उनके भी हम जान लेते हैं।
तो सबसे पहले मेरिट में कि ये सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जिस प्रकार से अर्थमेटिक मीन सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, ठीक इसी प्रकार से ये भी सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है कि निश्चित एवं स्पष्ट होता है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हमेशा हमें जो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल एक जैसा आंसर हमें मिलता है। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय बीजगणितीय विश्लेषण किया जा सकता है। क्योंकि ये सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए इसमें अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज होती है, इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं। और रिसर्च के अंदर जब हमें एनालिसिस करना होता है तो हम इसको वहाँ पर भी यूज़ में ले सकते हैं, अर्थात डेटा इंटरप्रेट करने में भी हम इसको काम में ले सकते हैं। प्रतिचयन में परिवर्तनों से न्यूनतम प्रभावित होता है, अर्थात सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन से ये बहुत कम प्रभावित होता है। और नेक्स्ट है कि विस्तृत उपयोग है, अर्थात हमें कहीं वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना होता है, या जो विभिन्न जो हमने मापों की जो अर्थपूर्णता है, अर्थात वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उनका यदि हमें टेस्ट करना हो तो वहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को काम में लेते हैं। डीमेरिट्स इसके क्या है? डीमेरिट्स ये है कि इसकी कैलकुलेशन कुछ कठिन है, और सेकंड ये है कि ये चरम मूल्यों से प्रभावित होता है, अर्थात जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उनसे ये प्रभावित होता है। इसके बाद में हम इसमें जान लेते हैं कि विभिन्न जो अपकरण के जो माप हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में क्या रिलेशन है। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि रेंज जो, अर्थात जिसका विस्तार का हमने वीडियो अलग से बनाया था, तो जो रेंज जो होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के 4 to 6 टाइम्स होती है, अर्थात प्रमाप विचलन के 4 से 6 गुणा के बीच में जो रेंज होती है। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी जो न्यूनतम सीमा मिल जाएगी, और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को तो रेंज की अधिकतम सीमा हमें मिल जाती है। इसी प्रकार से अगर हमें क्यूडी कैलकुलेट करना हो, क्यूडी का तात्पर्य क्वार्टाइल डेविएशन, अर्थात चतुर्थक विचलन हमें कैलकुलेट करना है, तो और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ है तो हम क्यूडी कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो और क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू दी गई है तो हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर हमें मीन डेविएशन दिया गया हो, ये मीन डेविएशन का साइन है, अर्थात स्मॉल जो डेल्टा जिसको कहा जाता है, तो मीन डेविएशन अगर हमारे पास उपलब्ध है, माध्य विचलन की वैल्यू हमें हमारे पास उपलब्ध है, तो उसको अगर 5/6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्वार्टाइल डेविएशन हमें मिल जाएगा। और इसी प्रकार से अगर क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू दी गई है और उसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीन डेविएशन हमें मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है और उसको अगर 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मीन डेविएशन मिल जाएगा। और इसी प्रकार से अगर इसके अंदर आप इसको कैलकुलेट करते समय इसको लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना हो और तो 5/4 इंटू, और यहाँ पर आप माध्य विचलन का लिख सकते हो साइन। तो अगर 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 4 से और मीन डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो है इसको गलत है और ये राइट है इसके अंदर। और इसके बाद में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें और क्वार्टाइल डेविएशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें और मीन डेविएशन को अगर 7.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर PE अर्थात प्रोबेबल एरर को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डिस्पर्सन के जो विभिन्न मेजर्स हैं उनके साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रिलेशन है उसको हमने इस टेबल के माध्यम से बताया है। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन दोनों में क्या डिफरेंस है, अर्थात प्रमाप विचलन में और माध्य विचलन में क्या डिफरेंस है वो भी जान लेते हैं। कई बार जो 2 अंक के और 10 अंक के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ये क्वेश्चंस अधिकतर पूछा जाता है। तो देख लीजिए इसमें कि माध्य विचलन और प्रमाप विचलन में क्या डिफरेंस है।
फर्स्ट इसमें कि जो माध्य विचलन होता है वो हमें समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक तीनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। समांतर माध्य से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मध्यका से भी ज्ञात कर सकते हैं और बहुलक से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो प्रमाप विचलन है वो केवल समांतर माध्य को ही इसमें काम में लिया जाता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। सेकंड कि जब हम समांतर माध्य से ज्ञात करें या मध्यका से ज्ञात करें या बहुलक से ज्ञात करें, तो जब हम डेविएशन करते हैं इनसे, तो जो हमें साइन जो मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव मिलते हैं कुछ नेगेटिव, तो इसमें क्या है कि उन साइंस को छोड़ दिया जाता है, अर्थात बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। अगर कोई साइन माइनस में है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको प्लस का ही मान लिया जाता है। जबकि इसके अंतर्गत जब हम विचलन करते हैं तो बीजगणितीय चिन्हों को इसमें ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि स्क्वायर किया जाता है, डेविएशन का स्क्वायर किया जाता है, तो जिससे जो माइनस का साइन है वो भी अपने आप प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर स्क्वायर नहीं किया जाता, उसका एवरेज निकाला जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है और यहाँ इसको ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह विचलनों का औसत मात्र होता है, अर्थात जो हमने डेविएशन ज्ञात किया है, चाहे वो समांतर माध्य, मध्यका या बहुलक से ज्ञात किया है, तो उसका जो विचलन, उससे हम जो विचलन करते हैं उस विचलन का औसत ही क्या होता है, माध्य विचलन होता है। जो औसत होता है वही माध्य विचलन होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो विचलन हमने ज्ञात किया है उस विचलन का हम स्क्वायर करते हैं, अर्थात वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद में औसत कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यह माध्य विचलन के बाद की 3 स्टेप इसमें और अपनाई जाती है। वो एक कि उसमें वर्ग किया जाएगा डेविएशन का, उसके बाद में उसका औसत ज्ञात किया जाता है और उसके बाद में वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो ये इससे डिफरेंट होता है, इसकी जो कैलकुलेशन की जो प्रोसेस होती है। फोर्थ जो डिफरेंस है इसमें कि गणितीय दृष्टि से अशुद्ध एवं अवैज्ञानिक माप हैं। अशुद्ध एवं अवैज्ञानिक माप इसलिए क्योंकि इसमें जो बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए ये अवैज्ञानिक माप है। और इसमें बीजगणितीय चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए गणितीय दृष्टि से शुद्ध एवं वैज्ञानिक माप है। इसके अलावा माध्य विचलन का जो उपयोग है वो बहुत ही कम होता है, जबकि जो प्रमाप विचलन है इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। वेरिएबिलिटी के मेजरमेंट में किया जाता है। विभिन्न जो टेस्ट है उनके सिग्निफिकेंस है या नहीं है उनका टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ में लिया जाता है। तो ये दोनों में जो मेजर जो डिफरेंस है वो है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर